हेलो बच्चों, तो हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 को हल कर रहे थे। उसमें हमने प्रश्न नंबर 10 को हल कर लिया था। आज हम इसके प्रश्न नंबर 11 को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस सवाल में कहा गया है कि यहाँ पर आपको जो है एक वृत्ताकार मैदान दिया गया है। इस वृत्ताकार मैदान का जो है एक चक्कर लगाने में रवि को जो समय लगता है वो 12 मिनट का समय लगता है, जबकि सोनिया को इस पूरे चक्कर को जो है लगाने में जो समय लगता है वो जो इसका 18 मिनट है। तो कितने समय बाद वे दोनों इसी स्थान पर आकर मिलेंगे। मान लें कि जो है यहीं पर जो है अपना रवि खड़ा है और यहीं पर सोनिया खड़ी है। दोनों क्या करते हैं, दोनों इस दिशा में जो है इस प्रकार से चलना प्रारंभ करते हैं। तो यहीं पर आकर वे कब रुकेंगे, तो अपन को ये समय निकालना है कि वे कितने समय बाद इसी स्थान पर आकर के मिलेंगे। तो इसके लिए अपन को 18 और 12 का जो है अपन को एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो अपन जो 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 18 और 12 का अपन एलसीएम ज्ञात करेंगे तो अपन जो है 18 के अभाज्य गुणनखंडों को लिखते हैं। 18 के अभाज्य गुणनखंड आपके क्या हो गए, 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार से आपके जो 12 के गुणनखंड हुए वो है आपके 2 गुणे 3। ये आपके जो है 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। और यहाँ से अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 क्यों लिखा, क्योंकि 2 एक बार आया है तो 2 की पावर 1 लिखा। 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2 लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 आपका 2 बार आया तो 2 की पावर 2 लिखा, और 3 आपका एक बार आया तो 3 की पावर में 1 लिखा। अब अपन को क्या करना, 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो अपन जो यहाँ पर 18 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता, इन दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें जो उच्चतम घात है पहले उनको लिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, इस वाले और इस वाले में पहले अपन 2 को मान लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर 2 की 1 घात है, यहाँ पर 2 की कितनी घात है, 2 घात है। तो अपन उच्चतम घात को ले लेंगे और निम्नतम घात को नहीं लेंगे, निम्नतम घात को अपन नहीं लिखेंगे। तो 2 की घात कितनी है, 2 है, तो अपन 2 की घात 2 लिख लेंगे। 2 की घात 1 को अपन अब नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। और इसी प्रकार से अपन यहाँ पर देखें 3 में, तो 3 की घात 1 है, कम है। 3 की घात कितनी है, 2 है। तो उच्चतम घात को लेना है, यानी कि 3 की घात 2 ले लेंगे और 3 की घात 1 को छोड़ देंगे। तो यहाँ अपन लिख लेंगे 3 की घात 2। अब अपन इसको हल करेंगे तो 2 का वर्ग यानी 2 की घात 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 गुणे 3 की घात आपका 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9। अब आप यहाँ पर देखें, इन दोनों का गुणा कराओगे तो 9 चौके 36। तो यहाँ से आपका 36 मिनट आ गया। 36 मिनट का आया, वह समय है जब जो है दोनों उसी स्थान पर आकर के जो है पुनः मिलेंगे। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि यदि जो है रवि इस जो है मैदान के चक्करों को लगाता है तो रवि जो है 36 मिनट में कितने चक्कर लगा लेगा, रवि 36 मिनट में 3 चक्कर लगा लेगा। जबकि जो सोनिया है इसी मैदान का जो है 2 चक्कर लगा पाएगी 36 मिनट में। तो अपन कह सकते हैं, यहाँ अपन लिख सकते हैं कि सोनिया और रवि, सोनिया और रवि पुनः उसी स्थान पर, पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब अपन इसका प्रश्न नंबर 12 हल करते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, दिखाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर अपन को सिद्ध करके बताना है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जहाँ अपन 12 की घात n के ऊपर जो है n का कोई ऐसा मान रख दे जिससे कि जो 12 का जो मान है वो 0 पर समाप्त हो जाए, या 12 के जो इकाई का अंक है वो आपका 0 हो जाए। तो चलिए अपन इसे हल करते हैं। तो इसको हल करने से पहले अपन जो इसको थोड़ा समझते हैं। इसको कैसे समझेंगे, इसको अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर किन्हीं गुणनखंडों को ले सकते हैं। जैसे अपन ने जो है यहाँ पर कोई गुणनखंड लिए, एक गुणनखंड अपन 20 ले लेते हैं। तो अब 20 की अभाज्य गुणनखंडों को निकालो। 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अपन को मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 5। इसी प्रकार आप 30 के अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देख सकते हैं तो अपन को मिलेगा 2 गुणे 3 गुणे 5। इसी प्रकार से आप किसी अन्य संख्या यानी कि 18 के भी गुणनखंड निकाल करके देख सकते हो। तो 18 के निकालेंगे तो 2 गुणे 3 मिलेगा। अब आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपका 20 है, 20 की इकाई का अंक 0 पर समाप्त है। तो 0 पर समाप्त होने की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो आपका 20 के अभाज्य गुणनखंड है वो है आपके 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 20 के अभाज्य गुणनखंडों में आपका 2 आया है और 5 आया है। 20 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है आपके 2 गुणे 2 गुणे 5। तो जो आपका 20 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आया है, इसलिए आपका जो 20 का जो अंक है वो 0 पर समाप्त है। इसी प्रकार आप 30 के अभाज्य गुणनखंड देख सकते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 0 आने की कंडीशन क्या है? 0 आने की कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपका 2 भी आया और 5 भी आया। आप 18 को देखें, 18 का अंक जो है 0 पर समाप्त है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है लेकिन आपका क्या नहीं है? 5 नहीं है। यदि 18 के गुणनखंडों में आपका 5 भी शामिल हो जाता तो आपका जो 18 का जो अंक होता वो आपका 0 पर समाप्त हो जाता। तो अपन लिख सकते हैं कि किसी n के लिए, लिख सकते हैं कि किसी n के लिए जो आपकी संख्या है, संख्या क्या है आपकी? किसी n के लिए संख्या जो आपकी दी हुई है 12 की घात n को 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए जो 12 की घात n के अभाज्य गुणनखंड है, इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का होना क्या है? आवश्यक है। तो अपन लिखेंगे 0 पर समाप्त होने के लिए 12 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक है। दोनों का होना क्या है आपका? आवश्यक है। यदि आपका 2 बस हुआ तो भी जो है आपका 12 की घात n का मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। यदि आपका 5 बस हुआ तो भी नहीं हो सकता, यानी कि 2 और 5 दोनों का ही होना आवश्यक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? 12 की घात n के गुणनखंड करके देखते हैं। तो यहाँ अपन 12 की घात n के गुणनखंड करेंगे तो अपन को मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 की घात n, और अपन इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो अपन को मिल जाएगा 2 की घात n गुणे 2 की घात n गुणे 3 की घात n। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो 12 की घात n के अभाज्य गुणनखंड है उनमें अपन को 2 तो मिल गया लेकिन अपन को क्या नहीं मिला? 5 नहीं मिला। तो अपन लिख सकते हैं कि जो 12 की घात n के अभाज्य गुणनखंड है, 12 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है, अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है किंतु क्या नहीं है? किंतु 5 नहीं है। तो अपन कह सकते हैं अतः 12 की घात n, अतः संख्या 12 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त नहीं
हो सकती। तो इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो जो है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।